हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू दिस वन शॉट वीडियो। ये बिल्कुल आपके लिए है। मैं जानता हूं कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके पास लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप आपके स्कूल जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन हो जिससे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है वन शॉट लेक्चर। तो आज इस चैप्टर मेंसुरेशन का वन शॉट लेक्चर आपके लिए है। इस लेक्चर को मैं क्रिस्प करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ सिलेक्टिव सम्स करने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने वाला हूं। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा नॉलेज इस चैप्टर का होना चाहिए। हालांकि मैं इसको रिवाइज करवाने वाला हूं, बट आपके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इसको फटाफट समझ सको। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा पहला वन शॉट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर कॉल्ड एज mensuration. Okay, so let's begin with our lecture. हम शुरू करते हैं फॉर्मूलाज के साथ, बिकॉज दिस चैप्टर इज प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। हम फॉर्मूलाज के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला फिगर आप देखिए इज अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा दिखता है ये आपको दिख रहा है, इसके फॉर्मूलाज भी आपको दिख रहे हैं। वर्टिकल सरफेस एरिया इज 2l प्लस बी इंटू एच। इसको हम समझ सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। टोटल सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स द जोड़ी। ठीक है, 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। एंड द वॉल्यूम इज द इजीएस्ट फॉर्मूला विच इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये है सबसे पहला फिगर विच इज ऑफ क्यूबॉइड। The second figure we'll talk about is a cube. ठीक है, क्यूब इज अनदर वर्जन ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसमें आप देखोगे सारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं। याद रखना कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग है और क्यूब में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल ऑफ देम आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वर्टिकल सरफेस एरिया, जब मैं वर्टिकल सरफेस की बात कर रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं ऑल द 4 वॉल्स, चारों दीवार की, तो इट इज 4l स्क्वायर। अगर मैं टोटल सरफेस की बात कर रहा हूं, देखिए 4 दीवार होते हैं तो इसीलिए ये 4 आया है। एंड ईच सरफेस इज अ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर वी नो इज l स्क्वायर, सो देयरफॉर द फॉर्मूला इज 4l स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस की बात करें तो रूफ और फ्लोर भी आ जाएगा, तो 4 के साथ 2 और जुड़ जाएंगे एंड देयरफॉर इट विल बी 6l स्क्वायर। Okay, the volume is the easiest. It is simply L cube. ठीक है, length into breadth into height की जगह length into length into length, that is L cube. The third solid figure we'll talk about is a cylinder. We call it as right circular cylinder. अब राइट सर्क्यूलर का एक रीजन मैंने बताया था आपको कि यहां पर ये जो एंगल फॉर्म होगा हाइट और रेडियस के बीच में, ये होगा 90 डिग्री का, इसीलिए आप इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हो। अब इसका है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सरफेस कर्व्ड है, एक सरफेस दिख रहा है आपको। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। रिमेंबर द फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच। इज दैट क्लियर? टोटल सरफेस एरिया में ये जो 2 पाई आर है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा और h की जगह होगा r प्लस एच। सिर्फ आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि दोनों फॉर्मूला में 2 पाई r इज द सेम, सिर्फ यहां पर कर्व्ड सरफेस में h आएगा और टोटल सरफेस में आएगा r प्लस एच। इज एवरीबडी क्लियर? नाउ कम्स द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई आर स्क्वायर है आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट या पाई आर स्क्वायर इनटू एच विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। The next object we'll talk about is a right circular cone. अब इसको भी right circular इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर आप देखो ये वाला एक हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट, इसमें 3 हाइट्स होते हैं। This L is called as slant height. Okay, and this H is called as perpendicular height. Is that clear? तो 2 हाइट है, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहेंगे। अब सबसे पहला फॉर्मूला इज रिलेशन बिटवीन एल, आर एंड एच, एंड दैट्स गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला है, इसका कोई नाम नहीं है बट इट्स जस्ट अ रिलेशन बिटवीन द 3 डायमेंशंस। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज पाई आर एल। इज दैट क्लियर? यू शुड रिमेंबर पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में और कर्व्ड सरफेस एरिया में पाई आर कॉमन है। ठीक है, जैसे पिछले फॉर्मूला में अगर आप देखो 2 पाई आर कॉमन था ना, वैसे यहां पर पाई आर कॉमन है, तो आपको एल को रिप्लेस करना है आर प्लस एल के साथ।
इज दैट क्लियर? तो इससे आपको टोटल सरफेस मिल जाएगा. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन इज सिमिलर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अगर आपको याद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला था, बताऊं मैं आपको. द फॉर्मूला वाज पाई आर स्क्वायर एच. इधर भी अगर आप देखो पाई आर स्क्वायर एच ही है, सिर्फ क्या है 1/3. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन. इज एवरीबडी क्लियर? Wonderful. The next formula we come across is of sphere. Is that clear? अब sphere में याद रखना curved surface and total surface are the same. आप देखो दोनों का फॉर्मूला exactly same है, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा सरफेस ही कर्व्ड है तो टोटल सरफेस और कर्व्ड सरफेस सेम ही होगा. द फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर. रिमेंबर 4 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. ये याद रखना पड़ेगा आपको. 4/3 pi r cube is the volume of a sphere. The next object we come across is a hemisphere. Hemi का मतलब होता है हाफ. स्पीयर को अगर आप आधा कर दो तो आपको हेमिस्फीयर मिल जाएगा. अब हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया. जस्ट ऑब्जर्व कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर स्क्वायर. देखिए स्पीयर में आपने देखा कि इसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर. जब आप इसको हाफ कर दोगे तो फॉर्मूला भी हाफ हो जाएगा. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर. इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है. अब 2 पाई आर स्क्वायर के बाद टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर के साथ ये जो सर्कल है ना, सर्कल ये वाला, ठीक है, ये जो सर्कल है यहाँ पर जो सर्कल रहेगा कट होने के बाद उसका एरिया भी ऐड हो जाएगा विच इज पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर गिव्स यू 3 pi r square, isn't it? And the last formula is of the volume. If you remember, what was the volume of a sphere? Volume of a sphere was 4/3 pi r cube. यहाँ पर आप हाफ कर दो. जैसे आपने सरफेस एरिया को हाफ कर दिया वैसे 4/3 pi r cube को भी आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 2 2s कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2/3 pi r cube. Is everybody clear? Okay, so you have to remember these formulas with detailed tricks. Okay, जो मैंने आपको बताया. Now with this we are ready to start with the sums. Okay, कुछ questions हैं जिनके types आपको पता होने चाहिए. जैसे ये पहला question है, it says the dimension of a cuboid is 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. तो dimension of a cuboid दिया है, मतलब ये है length, ये है breadth और ये है height. ठीक है, इसी ऑर्डर में हमेशा आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. हमेशा लेंथ ब्रेथ हाइट इसी ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया होगा. इट इज मेल्टेड. याद रखना ये वर्ड बहुत जरूरी है. मेल्टेड का मतलब है वॉल्यूम्स विल बी इक्वल. वॉल्यूम्स आर इक्वल. ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट एक को मेल्ट करके दूसरा बना, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है तो समझ जाना कि दोनों का वॉल्यूम्स क्या है, सेम है. सो इट इज मेल्टेड एंड अ कोन इज फॉर्म्ड. तो कोन का हाइट अपने पास है. Check this. You have to find the radius of its base. All right. So the question is quite simple. तो क्वेश्चन को अगर मैं ड्रॉ करूं या फ्रेम करूं तो ये क्यूबॉइड है. ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशन दिया है. अब इसको मेल्ट किया. ठीक है, ऑन अ बर्नर इट इज मेल्टेड. और मेल्ट करने के बाद क्या बनाया इसका एक कोन बनाया. ठीक है, रेडियस यहाँ पर मिसिंग है, हाइट यहाँ पर दिया हुआ है और सारे डायमेंशंस हमारे पास हैं. तो हमको सिंपली दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है. तो हम क्या करेंगे आप मुझे बताओ. मैं आई डायरेक्टली कम टू द पॉइंट. ओके, तो हमें करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन, इजंट इट? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला था बताओ मुझे. इट वाज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ऑलराइट, ये दोनों h अलग है. दिस स्मॉल h इज ऑफ द क्यूबॉइड, दिस कैपिटल H इज ऑफ द कोन. ओके, तो अब वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर. 44 इंटू 21 इंटू 12. ये मैंने तीनों डायमेंशंस लिख दिए. 1/3 पाई. पाई का वैल्यू इफ नॉट गिवन इज 22/7. r तो ढूंढना है एंड द हाइट इज गिवन ऑफ द कोन एज 24. अब आप सारे नंबर्स एक तरफ ले लो पहले और फिर r स्क्वायर को अलग कर देना. सो यू हैव अ 44 इंटू 21 इंटू 12. ये 3 और 7 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. इंटू 3 इंटू 7 होल डिवाइड बाई, ये न्यूमरेटर के जो नंबर्स है वो डिनोमिनेटर में आएंगे. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर. वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, टेकिंग ऑल द नंबर्स ऑन वन साइड. अब कैंसिलेशन आप देख लो. 22 1s are 22 2s are, राइट? 12 1s are 12 2s are. ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. अब आपके पास आर स्क्वायर में क्या क्या बच गया? आपके पास बचा 21 इंटू 3 इंटू 7.
तो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आप मुझे बताओ। इफ यू सॉल्व दिस what you get is simply r square is equals to 441, r is equals to under root of 441 which is 21। इधर से भी आप समझ सकते थे ये 21 है, ये भी 21 है, तो दो बार 21 स्क्वायर रूट लोगे तो एक ही बार मिलेगा, तो ये आपको मिल गया रेडियस। देयरफॉर रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। इज एवरीबडी क्लियर? एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी मेल्टेड वाला क्वेश्चन आएगा ना, वॉल्यूम्स ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल। तो हमने यहां पर दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट किया, सॉल्व किया, तो हमको रेडियस मिला। ऑलराइट, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो लिखा है अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस। आप देख लो दोनों का बेस आपको इक्वल दिखेगा, ठीक है, ये बेस है कोन का, ये बेस है सिलेंडर का, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम का मतलब व्हाट शेप इज द बेस? द बेस इज सर्कल, राइट? तो दोनों का रेडियस सेम होगा, ये अपने को पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो यू शुड अंडरस्टैंड इक्वल बेस मतलब सेम रेडियस। इज दैट क्लियर? इक्वल बेस का मतलब है सेम रेडियस। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज 3, तो सिलेंडर का हाइट अपने को मालूम है h 3 सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ द बेस मतलब ये जो बेस है इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ बेस आई थिंक इट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी एरिया सेम रहेगा। ऑलराइट, एंड बेस इज सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल इन शॉर्ट इज गिवन। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कोन माउंटेड है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। अब एक चीज तो समझ जाओ कि वॉल्यूम दिया है मतलब वॉल्यूम यूज करना रहेगा। कैन वी से दैट वॉल्यूम ऑफ the figure, the entire figure, ठीक है, volume of the figure is equal to what? Is equal to volume of cone plus volume of cylinder. Can I say that? Can I say that? बताओ मुझे, ये दोनों के वॉल्यूम्स को अगर ऐड करो तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा अपने को। ओके, तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ फिगर तो अपने को पता है 500। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला डालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आर मैं सेम रख सकता हूं क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, ठीक है, तो आर स्क्वायर एच, दोनों के एच को अलग कर देंगे हम लोग। ऑलराइट, क्योंकि दोनों का हाइट्स अलग अलग है, हाइट सेम नहीं है। अब मुझे बताओ ये जो दिया हुआ है ना एरिया ऑफ बेस, थोड़ा स्मार्टली सोचते हैं। एरिया ऑफ बेस is given as 100 centimeter square. All right, so what shape is base? Base is nothing but circle, तो area of circle दिया हुआ है 100, and what is the formula for area of circle? So pi r square is 100. Please understand, pi r square is 100, तो फॉर्मूला में जहां पर भी आपको pi r square दिखा, आपको सिंपली उसकी जगह क्या डाल देना है? 100 डाल देना है, ठीक है। ये चालाकी वाला स्टेप है, थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी अगर आपको टाइम सेव करना है, स्मार्ट बनना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ द बेस, जो मैंने यहां पे समझाया। एरिया ऑफ बेस इज 100, बेस इज सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो जहां भी पाई आर स्क्वायर दिखा आप 100 डाल दोगे, तो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 100 इंटू एच प्लस 100 इंटू कैपिटल एच। इज एवरीबडी क्लियर? कैन आई रिमूव 100 कॉमन? यस, तो आपके पास बचेगा h/3 प्लस कैपिटल एच, यही बचेगा ना आपके पास। कोई हाइट दिया है क्या क्वेश्चन में? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, ओ व्हाई नॉट, कैन वी सब्स्टिट्यूट? कैपिटल एच की जगह आई एम गोइंग टू पुट 3, कैपिटल एच इज ऑलरेडी गिवन। ऑलराइट, आपको चाहिए तो आप है ना सारा गिवन डेटा पहले लिख लो, फिर उसके बाद ये सॉल्व करो। ओके, क्योंकि ये वन शॉट है, मैं सिर्फ सॉल्विंग पे फोकस कर रहा हूं। प्रेजेंटेशन के लिए यू कैन वॉच माई लेक्चर वाइज वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आपको पहले एक फिगर का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, फिर दूसरे फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा एक बता दूं मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर कोन, ठीक है। तो कोन के बारे में क्या क्या दिया हुआ है आप मेरे को बताओ। कुछ दिया है क्या कोन के बारे में? कुछ भी दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है, तो कोन के बारे में तो आप कुछ लिख नहीं सकते हो। कैन वी राइट फॉर सिलेंडर? फॉर सिलेंडर व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन? हाइट इज गिवन, तो सिलेंडर का हाइट जो है
वो h दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ऑल राइट। और इक्वल बेसिस है, इक्वल बेसिस, so you can see that radius or radii of cone and cylinder will be the same, all right, will be same, ओके। तो इनको हम स्मॉल r ले सकते हैं, तो वही मैंने किया है। फिर तो ये वाला पार्ट है जो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर करो। अब आप इसकी जगह 3 लिख दो, तो मैं यहाँ पर इस h की जगह क्या डाल देता हूँ 3, ओके। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 100 को यहाँ नीचे ले आ जाते हैं, तो देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। h ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो +9/3, सो दिस गेट्स कैंसल्ड, you are left with 5 is equals to h plus 9/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो आपको मिलेगा 15 is equals to h plus 9, and when you solve h is equals to 15 minus 9, ओके। तो 15 minus 9 आपको कितना देगा बताओ मुझे, will it give you 6? Perfect, so you will get height of the cone as 6, ओके। पर हमारा सम यहाँ पे नहीं हुआ है, हमको टोटल हाइट ढूंढना है, isn't it? तो टोटल हाइट ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, टोटल हाइट इज इक्वल्स टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। तो स्मॉल h 6 मिला, कैपिटल H 3 है, तो टोटल हाइट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इज एवरीबडी क्लियर? तो ये बहुत जरूरी था। This part was very important. The second important part was to substitute pi r square as 100. Is that clear? क्योंकि ये पार्ट पता होना चाहिए, एरिया ऑफ बेस इज एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो आप सीधे पाई आर स्क्वायर की जगह 100 डाल के सॉल्व करो तो बहुत आसान हो जाएगा। इस दोनों में 100 को हमने कॉमन निकाला तो अपने पास h इंटू 1 h/3 प्लस हाइट, ये हाइट दिया हुआ था 3, आप देख लो, तो वो हमने डाल दिया एंड वी सॉल्व टू गेट द आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? परफेक्ट, लेट्स गो अहेड। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इट इज अबाउट अ कैप्सूल, ठीक है। अगर इस कैप्सूल को आप देखो तो ये 3 फिगर का बना हुआ है। बताओ मुझे कौन से फिगर्स हैं, फटाफट से बताओ। ये कौन सा फिगर है, दिस इज अ हेमिस्फीयर, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज अ सिलेंडर एंड दिस वन इज अ कोन, इजंट इट? अब इनके बारे में बहुत कुछ है, फिगर के अंदर ही सब कुछ दिया है। आप देखो रेडियस दिया है 3, तो इसका रेडियस भी कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। तो r जो है वो कॉमन है, एग्जैक्टली, बिकॉज दिस सिलेंड्रिकल पार्ट यू नो इज जस्ट ऑफ द सेम साइज, ओके। इसमें रेडियस बदल नहीं रहा है, ऑलराइट, तो इसीलिए रेडियस सेम रहने वाला है। अच्छा, हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है 4, कैन एवरीबडी सी दैट? यस। एंड देन वी हैव द हाइट ऑफ द सिलेंडर एज 40। आप देखो इसका हाइट तो 3 ही रहने वाला है, ऑलराइट। अपने को ढूंढना है टोटल एरिया ऑफ दिस टॉय। अब याद रखना, ये मैंने बताया है कि कभी भी आपको किसी भी सॉलिड फिगर, जैसे ये टॉय की तरह ही दिख रहा है कुछ कुछ, कैन यू सी? ओके, दिस स्टाइलस इज जस्ट लुकिंग लाइक अ टॉय। यहाँ पर कोन है, यहाँ पर आप देखो सिलेंडर है और इधर हेमिस्फीयर है, ओके। तो जब आप इसको देख रहे हो तो मुझे बताओ इसके अंदर का सरफेस देख पा रहे हो क्या? कैन यू सी द इनसाइड सरफेस? इनसाइड सरफेस लाइक द सर्कुलर पार्ट, इज दिस विजिबल हियर? इसमें दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ बाहर का दिख रहा है। तो बाहर का दिखने का मतलब हमको इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के कर्व्ड सरफेस एरियाज को ऐड करना है। इतना अगर समझ में आ गया ना तो ये सम हो गया, यू हैव क्रैक्ड दिस सम। क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो बाहर से देखो, बाहर से आपको क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड पोर्शन दिख रहा है, सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस दिख रहा है और कोन का भी कर्व्ड सरफेस दिख रहा है। इसीलिए आप देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, द फॉर्मूला इज ऑलरेडी मेड, इट इज CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इज एवरीबडी क्लियर? नाउ वंस यू गेट ऑल दीज थिंग्स, आपके पास फॉर्मूला रेडी होना चाहिए। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस 2 पाई r स्क्वायर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस 2 पाई RH और कोन का है पाई RL, बट L इज मिसिंग, ठीक है। इस फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए L ढूंढना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मूला के लिए L का क्या फॉर्मूला आप मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट L? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ यू नो R एज 3, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। h कितना है देखो, h है 4, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, सो यू गेट L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो L अपने को कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूला में डालना है और सॉल्व करना है, तो लेट्स डू इट।
लेट्स डू इट। इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। सो इट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। मुझे बताओ कुछ कॉमन है क्या ये तीनों फॉर्मूला में, ये तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? पाई आर कैन बी टेकन कॉमन। अगर मैंने पाई आर कॉमन निकाला तो इधर बचेगा 2r, इधर बचेगा 2h और इधर बचेगा l। बस आपको अब सॉल्व कर देना है। दिस इज 22/7, रेडियस इज 3 वी नो, यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, ओके, प्लस 2 इंटू h। h क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज गिवन एज 40, ओके, प्लस l विच इज जस्ट ऑब्टेन्ड एज 5। अब इस कैलकुलेशन को कर लो, आपका सम हो जाना चाहिए। सो इट्स 22.7 इंटू 3, this is 6 plus 80 plus 5. Tell me what will you get after you solve this? ये ऐड कर दो तो कितना मिलेगा बताओ मुझे। Will it give you 86 plus 5 91, right? So you get 22/7, okay, मैं इधर इक्वल टू डालता हूँ, इज इक्वल्स टू, इसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यही TSA निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। तो ये होगा 22/7 इंटू 3 इंटू ये आपने ऐड कर दिया तो बना 91। अब 91 7 में डिवाइड हो जाता है, 7 1s are 7, 7 3s are, so you get 66 into 13 and that should be your final answer. Is that clear? कितना होगा 66 into 13? 13 into 6 कर लेते हैं, 6 3s are 18, 78, तो इधर भी 78 होगा, ठीक है, 15 और ये होगा 858. The final answer is 858 centimeter square. I hope all of you are understanding this. All right, it's one of the most important sums. याद रखिए ये सम आना बहुत जरूरी है और उसका फॉर्मूला ये है, ओके, वंडरफुल। कॉमन निकालना, कभी भी क्या सीखना है हमको, कैलकुलेशन इजी करना सीखना है। हाउ टू डू इज टू रिमूव थिंग्स कॉमन। जो कॉमन है उसको आप बाहर निकालो। अगर आप देखो पिछले सम में भी कुछ मैंने वैसे ही किया होगा, आपने 100 देखा कॉमन था, मैंने बाहर निकाला, ठीक है। उसके पिछले सम में कुछ कॉमन था नहीं तो हम नहीं निकाल पाए, बट जहां जहां पॉसिबल है कॉमन है, आप कॉमन निकालो। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ओके, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये है इन द फिगर देयर इज अ सिलिंड्रिकल रैपर, ठीक है, आप देख पा रहे हो। यू नो पहले जब हम छोटे थे ना तो हमको है ना एक पेपरमिंट आता था जिसको पॉपिंस कहते थे, पॉपिंस, ठीक है। वो ऐसे है ना, ऐसे ही कुछ पैकेट होता था और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे टैबलेट्स होते थे, कलरफुल टैबलेट्स, ओके। आपने पोलो तो खाया ही होगा ना, पोलो मिंट विद अ होल, यस, तो वही एग्जांपल है ये भी। पोलो में के अंदर भी एक होल होता है, इसमें अंदर होल नहीं है, इट्स जस्ट अ कंप्लीट टैबलेट लाइक दिस, ओके। तो क्या लिखा है, अ फ्लैट टैबलेट इज शोन, द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस, ओके, स्मॉल r लिखते हैं 7 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में इधर ही कर लो, 7/10 सेंटीमीटर। इसका हाइट या थिकनेस, thickness is height, okay, which is 5 millimeter. If it is 5 millimeter, it is 5/10 centimeter. Is this clear? How many such tablets are wrapped in this wrapper? अगर आप देखो ये रैपर कौन सा शेप है, ये रैपर है राइट सर्कुलर सिलेंडर, isn't it cylindrical shape? So we have the diameter of the cylinder 14 mm and we also have its height as 10 centimeter. Okay, आपको फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने ऐसे पॉपिंस या कितने ऐसे टैबलेट्स भरे हैं। How many such tablets are wrapped into this, वो अपने को निकालना है। तो एक रूल या एक फॉर्मूला जो अपने को हमेशा याद रहना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालना है ना तो हमेशा क्या करने का, वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, ओके, वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ओके। ये एक रूल या फॉर्मूला की तरह याद कर लो। कभी भी नंबर ऑफ कुछ निकालना होता है ना, हमेशा वॉल्यूम्स डिवाइड होते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। इधर बिगर ऑब्जेक्ट अगर आप देखो तो ये रैपर है, ठीक है, which is cylindrical in shape, और smaller object is this tablet which is again a small cylinder in shape। तो आपको दोनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड करना है, ओके। अब वॉल्यूम को डिवाइड करने वाले सम के लिए फिर एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आपको एक एक को पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके उसको रख देना है और इसमें फिट करना है। कैसे करना है मैं बताता हूं, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर सिलिंड्रिकल रैपर, ठीक है, वी आर राइटिंग फॉर सिलिंड्रिकल रैपर, ऑल राइट।
Tell me for cylindrical wrapper, how much is the radius? How much is the radius? Yes, we write it as capital R. Radius is given as, sorry, we have the diameter, right? अपने पास diameter है तो अपने को radius निकालना पड़ेगा. तो diameter is given as 14 millimeter. 14 millimeter. Okay, तो we get the radius as 7 millimeter, हाफ हो जाएगा, और सेंटीमीटर में करें तो 7/10 सेंटीमीटर हो जाएगा. हाइट कितना दिया है? हाइट इज 10 सेंटीमीटर. वंडरफुल. तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच. मुझे कैपिटल आर लिखना चाहिए और कैपिटल एच. तो मैं पाई को ऐसे ही रखता हूं, कैपिटल आर की जगह 7/10 इंटू 7/10 और हाइट की जगह 10. बस इसको मैंने सॉल्व नहीं करना है, मुझे इसको ऐसे ही रखना है. आया कुछ समझ में? अब अगला चीज हम कर रहे हैं वो है फॉर टैबलेट, सिलिंड्रिकल टैबलेट. ओके, फॉर सिलिंड्रिकल टैबलेट आप मुझे बताओ इसका रेडियस कितना है? हाउ मच इज द रेडियस? ओके, रेडियस स्मॉल आर is given as 7 millimeter. So we write it as 7/10 centimeter. And its height, small h, is given as 5 millimeter, which is 5/10 centimeter. अब इधर भी हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट निकाल रहे हैं. ओके, इधर आपको चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ रैपर लिख लो तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको सम में काम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रैपर. बट वी नो बोथ ऑफ देम आर सिलेंडर्स, राइट? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ टैबलेट का भी यही फॉर्मूला होगा. तो पाई की जगह पाई, रेडियस की जगह आप लिखोगे 7/10 इंटू 7/10 और हाइट की जगह 5/10. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर टिल हियर. ठीक है, आर यू क्लियर टिल हियर? इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? टेल मी, क्या सबको समझ में आया है? ये पाई को वैसे ही रख रहे हैं. इधर हाइट था 10, यस, सेंटीमीटर क्यूब. नाउ इट्स टाइम टू पुट इट इन द फॉर्मूला. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि वॉल्यूम, नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट. तो वॉल्यूम ऑफ रैपर क्या है? वॉल्यूम ऑफ रैपर ये है, मैं लिख देता हूं, पाई इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू 10. The whole divide by, what is volume of one tablet? It is pi into 7/10 into 7/10 into 5/10. Can you see this? Cancellation becomes absolutely simple. ठीक है, तो आपके पास बचा 10/5/10. अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया तो ये 10 into 10/5 हो जाएगा. तो this gives me 20 tablets in the wrapper. Is everybody clear? क्या सबको समझ में आया है? क्या सबको ये समझ में आया है? क्या सबको ये समझ में आया कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी निकालते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला होता है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. दिस इज द राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग. कभी भी इसको कैलकुलेट मत करो, यू विल वेस्ट योर टाइम. जस्ट लीव इट लाइक दिस, जस्ट लीव इट लाइक दिस. ऑलराइट, क्यों बताऊं मैं? क्योंकि इवेंचुअली तो आपको इसको कैंसिल करना है, डिवाइड करना है. तो आप जब इसको कैंसिल करके रिड्यूस करने वाले हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, टाइम वेस्ट, फिर कैंसिल करोगे और टाइम वेस्ट. तो एक ही बार काम कर लेते हैं और आंसर निकालते हैं. इज एवरीबडी क्लियर? परफेक्ट. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग सम, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल, फिजिक्स का प्रिंसिपल आने वाला है, विच इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आपने पढ़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में या लिक्विड में आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो जो वॉल्यूम बढ़ जाता है वो एडिशन ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट है. सॉलिड ऑब्जेक्ट डालने की वजह से वो वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट. This is what Archimedes principle says. Let's read the question. It says, as shown in the figure, a cylindrical glass container, ठीक है, a metal sphere of diameter 2 centimeter is immersed in it. Find the volume of the water. Okay, तो volume of water अपने को निकालना है. तो volume of water कैसे निकलेगा आप मुझे बताओ? Volume of original water before this was dropped.
ये ड्रॉप होने की वजह से हाइट 30 हो गया, क्या आप देख रहे हो? तो ये एक्चुअली कैसे फिगर होगा बताऊं, कैसे होगा बताऊं? इसके लिए डू वी हैव 3D ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर नहीं है। ओके चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि पहले सिलेंडर जो था ना उसके अंदर पानी इतना था, ठीक है, और ये सॉलिड स्फीयर था। जैसे ही हमने इसको इसके अंदर डिप किया ये पानी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, और अब इसका हाइट है 30। पहले इसका हाइट कुछ अलग था, पहले इसका हाइट कम था, फिर आपने ये ड्रॉप करने की वजह से जितना इसका वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पर ऐड हो गया, तो लेवल ऑफ वाटर राइज हो गया। आपने को वही बताना है, ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हम ऐसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू volume of water before the object was immersed is equals to volume of water after immersion, ठीक है, immersion of sphere minus volume of sphere। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अपने को ये वाला वॉल्यूम चाहिए, तो हमारे पास ये पूरा वॉल्यूम है, ठीक है। इस वॉल्यूम में से अगर हमने ये सॉलिड का वॉल्यूम निकाल दिया, मतलब ये सॉलिड स्फीयर अगर मैंने बाहर निकाला तो पानी का लेवल कम हो जाएगा ना, तो वही मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर विच इज प्रेजेंट, विच वाज प्रेजेंट बिफोर द सॉलिड स्फीयर वाज इमर्स्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर आफ्टर इमर्शन ऑफ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। तो मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, ये कौन से शेप में है? दिस इज इन व्हाट शेप, टेल मी। दिस इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डालना है विच इज पाई आर स्क्वायर एच। मैं आर को कैपिटल डाल देता हूँ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। यही है ना फॉर्मूलाज। अच्छा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? पाई को हमेशा कॉमन निकाल देते हैं, तो अपने पास आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 आर क्यूब हो जाएगा। अब अपने पास डायमेंशंस मालूम है क्या? आप मुझे बताओ क्या क्या डायमेंशंस मालूम है आपको? व्हाट ऑल डायमेंशंस यू नो? यस, लेट्स मेक अ नोट ऑफ द डायमेंशंस हियर। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर स्फीयर, ठीक है। आप मुझे बताओ स्फीयर में क्या क्या दिया है? स्फीयर का डायमीटर दिया है, कितना है डायमीटर? हाउ मच इज द डायमीटर? इट इज 2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। दूसरी चीज अपने पास दी है सिलेंडर, ओके। फॉर सिलेंडर में आप मुझे बताओ रेडियस, डायमीटर दिया है यहाँ पर भी, कितना है डायमीटर सिलेंडर का? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है, रेडियस कैपिटल आर इज 7 सेंटीमीटर। हाउ मच इज द हाइट? द हाइट कैपिटल एच is given as 30 centimeter. So you will put all these dimensions here, इसमें डालते हैं तो पाई वैसे ही रहेगा। कैपिटल R की जगह आप देखो 7 into 7 आ जाएगा, H is 30, so we will put that minus 4/3, इसका रेडियस है 2 into 2 into 2, ओके। तो ये कैलकुलेशन आपका बना। इधर 22/7 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 into 3, सो 9 3s are 27, 4 3s are 12, 13, 14, तो आपको मिलेगा 1470। माइनस जब उसको सॉल्व करोगे तो 8 4s are 32 मिलेगा आपको, ये डेसिमल में मिलने वाला है, ऑलराइट। सो यू गेट इट एज 32 बिकॉज 8 4s are 32 डिवाइड बाई 3। सो 3 1s are 3 कर लेते हैं, इधर 2 है तो हम क्या करते हैं, एक डेसिमल डालते हैं, 0 डाल के एक डेसिमल डालेंगे, और उसके बाद 3 8s are 3 6s are 18, और आपको 6 6 आते रहेगा, ऑलराइट। सो इट इज गोइंग टू बी 10.66। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस, ओके। सो इट्स गोइंग टू बी 10.66। क्या किया समझ में आया ना? 10.66 या 67 ले लो राउंड ऑफ करके। अब ये पाई है ना, मैं सोचता हूँ इस पाई को ऐसे ही रखते हैं, आंसर पाई के टर्म्स में ही लिखते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको ये सब्ट्रैक्शन करना है,
All right, so I'm doing the subtraction here. 1470.00 and then you have 10.67. ठीक है, तो यहाँ से ये 6 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 9 और इधर 10. तो this gives me a 33.91459. So it's 1459.33 pi centimeter cube should be your final answer. Is everybody clear? क्या आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने पहले स्फीयर का डायमीटर से रेडियस निकाला, हमने सिलेंडर के डायमीटर से रेडियस निकाला, फिर हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर द स्फीयर गॉट इमर्स्ड माइनस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम माइनस किया, पाई कॉमन निकाला हमने, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए. कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए बताओ मुझे आप. रेडियस की जगह रेडियस डाला, हाइट की जगह हाइट डाला, इधर रेडियस क्यूब था तो 3 बार हमने डाला, फिर इसको सॉल्व किया तो आपको 1470 मिला. ये 8 4 जा 32 को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, आप देख लो. तो 10.66 है राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये आने वाला है तो हमने 67 कर दिया. सब्ट्रैक्शन गिव्स यू 159.33. pi is as it is and that becomes your final answer. I hope all of you are clear with this. Okay, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि बीकर के अंदर पहले पानी था, फिर आपने सॉलिड स्फीयर डाला तो पानी का लेवल बढ़ गया. ठीक है, तो अपने को ओरिजिनल पानी कितना था वो निकालना था. तो ओरिजिनल पानी इज दिस मच माइनस the sphere, because when you remove the sphere the water level will come down. That will give you the original volume of water. All right, wonderful. Let's go to this next concept. Wonderful. अब हम लोगों ने सॉलिड के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लिए. अब हम पढ़ते हैं फ्रस्ट्रम के बारे में. फ्रस्ट्रम का फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्रस्ट्रम को आप किसके साथ रिलेट कर सकते हो बताऊं मैं. आप रिलेट कर सकते हो फ्रस्ट्रम को कोन के साथ. ऑल राइट, तो कोन का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला लगभग सेम है. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कोन में L का फॉर्मूला है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहां पर भी वही है. सिर्फ r को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, r1 माइनस r2, क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल्स हैं. आप देखो नीचे का एक सर्कल है जिसका रेडियस r1 है, ऊपर एक सर्कल है जिसका रेडियस r2 है. ऑलराइट, तो इससे रिप्लेस कर दिया. मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया, ये मैं कोन की बात कर रहा हूं. This I am talking about cone. कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल. ठीक है, द फॉर्मूला इज पाई आर एल. तो यहां पर भी पाई और एल तो दिख रहा है, सिर्फ आर को आपने रिप्लेस करना है r1 प्लस r2 के साथ. तो क्या रिप्लेसमेंट है वो याद रखना है. पहले फॉर्मूला में आर को रिप्लेस किया r1 माइनस r2 के साथ, दूसरे फॉर्मूला में आर को रिप्लेस किया r1 प्लस r2 के साथ. अब तीसरा जो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया तो बहुत सिंपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप. एरिया ऑफ बेस इज सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला डाल दिया पाई r1 स्क्वायर. एरिया ऑफ टॉप इज अगेन अ सर्कल, सो इट्स पाई r2 स्क्वायर. सो टोटल सरफेस इज क्लियर. ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है कोन का है 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो इसमें ये जो r है ना, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है r1 प्लस r2 द होल स्क्वायर के साथ. इस r की जगह तुम क्या लिखते हो, r1 प्लस r2 द होल स्क्वायर. पर इसका एक्सपेंशन को ध्यान से डालना पड़ेगा. एक्सपेंशन क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2 नहीं डालना है आपको. देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. या तो आप वो टेक्निक से याद रखो या तो आप सीधे रट लो. ठीक है, सीधे रट लो, सीधा काम हमेशा अच्छा रहता है. तो आप कैसे लिखोगे इसको, 1/3 तो सेम है, 1/3 देख लो सेम है, पाई भी सेम है, एच भी सेम है. सिर्फ ये आर स्क्वायर की जगह आपको डालना है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज हैं. अब आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन सम विच कवर्स ऑल 3 फॉर्मूलाज. इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या दिया है, द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ द फ्रस्ट्रम आर गिवन. तो मैं लिख लेता हूं, हमारे पास r1 दिया गया है 14, r2 दिया गया है 6, ओके, और हाइट h दिया गया है 6 अगेन. आपको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया. फ्रस्ट्रम, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई r1 प्लस r2 l. ठीक है, अब l तो ढूंढना पड़ेगा ना यार, बिना l के तो हम कैसे फाइंड करेंगे. सही बात है.
तो अपने को L पहले ढूंढना पड़ेगा। तो वाकई में इस फॉर्मूला में सब कुछ, इस सम में सब कुछ आ रहा है, तो पहले L ढूंढ लेते हैं। L का फॉर्मूला क्या था? R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला, देख लें, R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। चलो डाल देते हैं इसके अंदर। सो रूट ऑफ व्हाट यू हैव, रूट ऑफ, आई वांट टू फाइंड सो मेनी थिंग्स यार, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ना कॉर्नर में कर रहा हूँ, कॉर्नर में। L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। चलो इसमें डाल दो, बताओ मुझे क्या होगा। R1 की जगह कितना लूँ मैं? 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। चलो 14 माइनस 6 फटाफट बताओ कितना होगा? 8 होगा। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो यू गेट अ 64 प्लस 36 विच गिव्स यू 100 एंड रूट ऑफ 100 इज नथिंग बट 10। तो आपको यहाँ पर L मिल गया। L मिला सबको? समझ में आ रहा है L कैसे मिला? Once you get L, now let's get started. Let's get started. हमको क्या क्या ढूंढना है? सबसे पहला चीज ढूंढना है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, which is pi R1 plus R2L। तो डाल देता हूं मैं इसके अंदर, पाई की जगह 22/7, R1 is 14, R2 is 6 and L we got it as 10। तो ये होगा 22/7 इंटू, आप इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा बताओ मुझे? 20 होगा इंटू 10। तो बस आप इसको फ्रैक्शन में ही रखो, डेसिमल लाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही रख दो, सिंपल, सॉर्टेड, वंडरफुल। लेट्स गेट द टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। तो इसमें आप देखो पाई सब में ही कॉमन है, निकाल ही लेते हैं यार। तो अपने पास बचेगा R1 प्लस R2L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्या है ना, पाई हर बार सॉल्व करने में डालेंगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होते रहता है, तो कॉमन निकाल लो। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज 22/7, आई डोंट नो इफ वी कैन कैंसिल। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 विच इज 200 प्लस 196 प्लस 36, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग नाउ। तो ये हो जाता है 200 प्लस 196 प्लस 36। बताओ फटाफट इसका टोटल कितना होगा? 22/7 इंटू व्हाट नंबर विल दिस बी? 396। तो 396 प्लस 36, 396 प्लस 36, तो ये 12 हो गया, 9 3 12 1 13, तो ये 432 हो गया, 432। क्या ये डिवाइड होगा? 7 6 42 नहीं होगा डिवाइड, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इंटू 2 कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 468, तो इधर भी आ जाएगा 468, तो ये होगा 4 10 15 9 9504 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको ऐसे ही रख दो, चलेगा। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल कर दिया है मैंने। कॉमन निकाला पाई, पाई के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और सिंपलीफाई किया, तो आपको मिल गया। अब एक और चीज इसमें रह गया है, दैट इज फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम, ठीक है। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो आपको ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, तो डालते हैं इसके अंदर 1/3 पाई 22/7। आपको R1 का वैल्यू पता है क्या? 14 स्क्वायर। R2 का वैल्यू कितना था? 6 स्क्वायर, और ये है 14 इंटू 6। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। सो 1/3 इंटू 22/7, इधर हो जाएगा 196 प्लस 36 प्लस, आप बताओ कितना होगा? 6 4 24, 84 हो जाएगा ये। बस आप ऐड कर लो इसको, 22/3 इंटू 7, ये ऐड करने पे कितना मिलेगा? 196 प्लस 36 किया था ना हमने लास्ट टाइम, इधर किया था ना? नहीं नहीं, 196 प्लस 36 नहीं किया था। कर लेते हैं, कर लेते हैं। ये दोनों ऐड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 8 और 3 11 12, 120 हो जाएगा। सो 196 प्लस 120, ये कैलकुलेशन आप खुद ही करना, तो 316 316। ओके, तो कुछ कैंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? बताओ मुझे, इफ इट इज हैपनिंग प्लीज डू कैंसिल, अगर नहीं हो रहा है तो बस ऐसे ही लिख के रख दो, आई थिंक दैट विल बी फाइन। ओके, सो 8 9 10 11 एंड 12 120 196 के साथ ऐड किया तो 316 मिला। 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं होगा,
क्योंकि वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं हो रहा है। 7 से मैं सोच रहा हूँ 7 4 28, 29 30 31, तो इधर 3 बचेगा, नहीं जाएगा यार ये। ठीक है, जस्ट कीप इट एज इट इज, इंटू 22 कर दो आप, 6 2 12, 2 1 2 1 3 6, तो ये 2 3 6, ये होगा 2 5 9 6, so this gives me 6952 upon 21 centimeter cube and that is the volume। ठीक है, तो इस सम में हमने सब कुछ फाइंड किया, फ्रस्ट्रम का लेंथ स्लांट हाइट फाइंड किया, नॉट लेंथ स्लांट हाइट फाइंड किया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया, और फिर हमने वॉल्यूम को भी फाइंड कर लिया। इज एवरीबडी क्लियर? वंडरफुल। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड few new things called as sector, okay, length of arc and relation between them. I hope you know what a sector is. सबको पता है sector क्या होता है? Yes, sector बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सर्कुलर रीजन है, अब इसमें ये सेंटर है, यहां से अगर मैं दो रेडियस बना दूं तो ये जो रीजन होगा, दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ सेक्टर। इस रीजन को बोलते हैं सेक्टर। इज दैट क्लियर? अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, थीटा अपॉन 360। थीटा ये वाला एंगल है। Can everybody see this? This angle is called as theta. This angle is called as theta. Right? ये जो एंगल है इसको बोलते हैं थीटा। पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है थीटा। Yes, and then you have the radius. This is the radius. So the formula is pi r square, that is area of circle into theta upon 360. वैसे अगर लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है, लेंथ ऑफ आर्क का क्या मतलब होता है बताओ मुझे? लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो मोटा सा पोर्शन आपको मैंने मार्क करके दिखाया है, इसको लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। अब लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए अपने को सरकमफ्रेंस लगेगा। अगर आप नोटिस करो तो ये जो फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ सर्कल का है, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है बताओ मुझे? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। This is area of circle, right? This is area of circle, pi r square, क्योंकि एरिया ढूंढना है, एरिया ढूंढना है तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ढूंढना है तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, लेंथ ढूंढना है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओ, बाकी थीटा अपॉन 360 तो सेम है। अच्छा, अब इन दोनों को रिलेट करने वाला एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है विच इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। किस किस को रिलेट कर रहा है ये? एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क को रिलेट कर रहा है। ओके, तो ये तीसरा फॉर्मूला है, ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, सम्स में काम आता है। ओके, सो विद दिस फॉर्मूला वी आर रेडी टू क्रैक द सम्स। नाउ ये पहला क्वेश्चन है, देख लो क्या लिखा है। इन द फिगर एरिया ऑफ P डैश ABC, अब ये जो P डैश ABC आपको दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट सेक्टर। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख लो, P सेंटर है और ABC आर्क है, तो ये सेक्टर के बारे में बात हो रही है। इसका एरिया दिया हुआ है, कितना है एरिया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज गिवन। रेडियस इज गिवन एज 14, तो यहाँ पर अपने पास रेडियस भी 14 दिया हुआ है। आपको ढूंढना है एंगल APC, मतलब आपको ढूंढना है थीटा। थीटा इज अ क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज सिंपल, यू कैन जस्ट डू इट क्विकली। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, क्या क्या दिया है मैं लिख देता हूं। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर P dash ABC, it is given as 154 centimeter square. Then we have the radius which is R and that is given as 14 centimeter. तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला डालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है बताओ मुझे? थीटा अपॉन 360, एरिया ढूंढ रहे हैं तो एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला डाल देना। इसकी जगह आप लिखो 154, थीटा आपको पता नहीं है, पाई की जगह नथिंग गिवन, सो वी विल टेक इट एज 22/7 and radius is 14 square, so I write 14 into 14। अब आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, करेक्ट। अब सारे नंबर्स एक तरफ ले जाओ, सो 154 into 360 डिवाइड बाय क्या क्या रहा? 22 into 2 into 14 इज इक्वल टू थीटा। समझ आ रहा है सबको? ये बहुत आसान हो गया ये। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 277 जा दिख रहा है, फिर ये 11 में जाएगा, 11 2 जा 11 7 जा, राइट। अब आप 7 को 14 से डिवाइड कर दो, अब ये 360 अपॉन 4 हो गया ना, you got theta as what? 360 upon 4, so we just write down
दैट थीटा इज इक्वल्स टू 360/4। तो जब आप कैंसिल करो तो थीटा आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो ये पहला वाला सम तो हो गया, तो आपको एंगल APC मिल गया। देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, तो आप मुझे बताओ लेंथ ऑफ आर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? लेंथ ऑफ आर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आपके पास पता है 3 फॉर्मूलाज है लेंथ ऑफ आर्क के लिए। ये एक फॉर्मूला है, ओ सॉरी, ये एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से भी आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। I think using the second formula, that is this one, is really important. It will save your time. Okay, तो फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। ये फॉर्मूला था ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर की जगह आप उसका वैल्यू डाल दो 154। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया है। अच्छा वही तो ढूंढना है यार, क्या ढूंढ रहा हूं मैं। रेडियस है 14 डिवाइड बाई 2, हो गया सम। अभी 7 को नीचे ले आओ, सो 154 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। तो आप देख लो आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14। तो लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? अब क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क है इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर ही रखेंगे। लेंथ है ना वो, एरिया नहीं है। एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? ओके, तो पहले तो आपको मिल गया ये एंगल, दूसरा मिल गया आपको लेंथ ऑफ आर्क। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। वंडरफुल, समझ आ रहा है सबको? ये बताओ वन शॉट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, फटाफट एक के बाद एक सम लेते जा रहे हैं और क्रैक करते जा रहे हैं, तोड़ फोड़ सम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो लगते हैं इस क्वेश्चन की ओर। रेडियस इज गिवन एज 3.4। ओके, तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। तो भाई रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन एज 3.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन, वाओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये कुछ नया आया। P-ABC कितना दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर? 12.8 सेंटीमीटर। आपको ढूंढना है एरिया ऑफ सेक्टर। परफेक्ट, एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC। चलो अब मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का कोई फॉर्मूला है क्या? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC का कोई फॉर्मूला है क्या? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सिंपली मींस द लेंथ ऑफ अ वायर जिससे आप एक सेक्टर बनाओगे। तो बेसिकली इट इज लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो अब यहां पर हम लोग सेक्टर को अगर ध्यान से देखें, सेक्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सेक्टर है ना, ये किस किस का बना हुआ है। देखते हैं जरा, ये बना हुआ है इस रेडियस का, इस रेडियस का, और इस लेंथ ऑफ आर्क का। किस किस का बना हुआ है? रेडियस, रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो आप इन तीनों का टोटल करो तो आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। तो हम वही करने चले हैं, वही करने चले हैं। हम लिखेंगे R प्लस लेंथ ऑफ आर्क, राइट? सो हाउ मच इज R? R इज गिवन एज 3.4 प्लस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क पता है क्या अपने को? यस, लेंथ ऑफ आर्क नहीं पता भाई, लेंथ ऑफ आर्क तो पहले हम ढूंढेंगे। पेरीमीटर पता है 12.8। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। चलो बताओ मुझे 12.8 ये कितना होगा? दोनों ऐड होगा तो 12.8 इज इक्वल्स टू 6.8 प्लस लेंथ ऑफ आर्क। सो आई विल गेट लेंथ ऑफ आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 12.8 माइनस 6.8। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.8 बन जाएगा, तो आपको सिंपली 6 सेंटीमीटर मिलेगा। वंस यू गेट दिस एज 6 सेंटीमीटर, अब आप मुझे बताओ लेंथ ऑफ आर्क है, आपको ढूंढना है एरिया ऑफ सेक्टर। चलो मैं पूछते रहने वाला हूं, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेंथ ऑफ आर्क है, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, तो व्हाई नॉट वी यूज दिस थर्ड फॉर्मूला जिसमें लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर दोनों का रिलेशन है। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉर्मूला व्हिच सेज एरिया ऑफ सेक्टर is equals to length of arc into radius by 2. Okay, so area of sector is area of P-ABC. Length of arc की जगह can I put 6? Radius we know as 3.4 divide by 2. खत्म हो गया स्टोरी, right? तो ये 3 4s are 12, 3 3s are 9, so you get 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर as the area of sector. आया समझ में ये?
तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जो सबको पता होना चाहिए, which is this one. Perimeter of a sector is radius plus length of arc. ये देख लो, ठीक है, आया समझ में? ओके, नाउ लेट्स टेक दिस नाइस क्वेश्चन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है देखो, आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास रेक्टेंगल के डायमेंशंस भी हैं। आप मुझे बताओ कितना है? हाउ मच इज क्यू आर? क्यू आर इज 21। हाउ मच इज पी क्यू? पी क्यू इज 14। वंडरफुल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सोचते हैं। ये 21 है, ये पूरा 21 है, ठीक है। आपको एक्स वाई जेड ढूंढना है। तो एक्स का रीजन अगर आप देखो, एक्स ये वाला रीजन है ना, ठीक है। इसको किस कलर से हाईलाइट करूं, आप मुझे बताओ, किस कलर से हाईलाइट करूं? ये वाला पोर्शन है, ये रहा, ये है एक्स, दिस वन, राइट? यस, टेल मी हाउ डू वी गेट दिस? क्या दिख रहा है आपको ये? व्हाट इज एक्स लुकिंग लाइक? कैन आई से इट इज लुकिंग लाइक अ सेक्टर? परफेक्ट, इट्स लुकिंग लाइक अ सेक्टर। अब सेक्टर है, देखो सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलैटरल एक रेक्टेंगल है, तो शुरुआत में हमको वो करना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा कि रेक्टेंगल है तो हर एंगल 90 डिग्री है। क्वाड्रिलैटरल PQRS is a rectangle. As it is a rectangle, we know that all its angles is equals to 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री ही हमारा थीटा है। अगर आप इधर देखो, Q का एंगल 90 डिग्री है, therefore it is थीटा। सो थीटा अपने को 90 डिग्री यहां से मिल जाएगा। रेडियस अपने को ऑलरेडी पता है, तो सबसे पहले फॉर x करते हैं, ठीक है। x एक सेक्टर है, ओके। फॉर x आप मुझे बताओ रेडियस कितना है? रेडियस इज PQ, okay, which is given as how much? Which is 14. Okay, angle Q is your theta, which is 90 degree. So we can find area of sector. All right, which is theta upon 360 into pi r square. तो बस डाल दो 90 upon 360, पाई का वैल्यू नहीं है तो 22 upon 7 ले लो, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 into 14। ओके, तो ये 9 1 जा 4 जा, ये 7 2 जा, ये 2 2 जा, और ये 2 11 जा। तो आपको मिलेगा पहला आंसर एज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? ये किसका एरिया मिला? एरिया ऑफ एक्स मिला, एक्स। ओके, अब एक्स मिलने के बाद वाई के लिए सोचते हैं। आप बताओ वाई का एरिया कैसे निकलेगा? अगर आप वाई को देखो तो वाई क्या है? Can everybody see that y is this portion? Can everybody see y is this portion? Do you know the radius of y? Do you know the radius of y? I'll tell you, you don't know it, but we can easily get the radius. अब ये जो PQ है उतना ही ये वाला पार्ट रहेगा, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। अब आपके पास पूरा साइड है, उसमें से अगर आप 14 माइनस करो तो आपको इसका रेडियस मिल जाएगा ना 7 सेंटीमीटर। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? अगर इधर मैंने एक नाम दे दिया T, इस पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया T, ओके। तो अपने को एक चीज तो मालूम है, क्या मालूम है अपने को? कि PQ इज इक्वल टू QT विच इज इक्वल टू 14। इसका रीजन आएगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सही है, समझ में आ रहा है सबको ये? अब आप मुझे बताओ QR is made out of which two parts? It's made out of QT plus TR because of Q dash T dash R. Now QR is 21, QT is 14, so we get TR as 7। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब आप करोगे फॉर y, मुझे बताओ हाउ मच इज द रेडियस? फॉर y radius is nothing but TR which is equals to 7 centimeter. Okay, how much is theta? Theta is nothing but angle R, and angle R we already know is 90 degree, isn't it? तो आप अब ढूंढोगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेम फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा 90 है, 360 ये रहा, पाई इज 22/7। दिस टाइम योर रेडियस इज गोइंग टू बी 7, रिमेंबर। तो आप इधर 7 इंटू 7 डाल देना, तो एक एक 7 तो इधर ही कैंसिल हो जाएगा, ये 4 जा जाएगा, 2 2 जा 2 11 जा। सो व्हाट यू गेट इज अ 77/2।
77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ y। ठीक है, अब क्या बच गया? बच गया z। आप मुझे बताओ z का एरिया कैसे मिलेगा? z का एरिया बहुत सिंपल है, आप है ना पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, उसमें से x और y के एरिया को माइनस कर दो। ओके, क्या करना है आपको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? एरिया ऑफ z इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस x एरिया माइनस y एरिया। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। टेल मी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओह नॉट दिस, आई एम सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS. Okay, so what is the formula for area of a rectangle? Area of rectangle is equals to length into breadth. Yes. So in this case, what was the length? The length was 21 QR and the breadth was 14. So it's 21 into 14. 21 into 14. Okay, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा 4821. So it is 294. So you get this as 294 centimeter square. अब area of Z is area of rectangle PQRS minus x minus y. So this is 294 minus x. How much was x? Tell me. Area of x was 154. 154. And how much was area of y? Area of y was 77/2. Okay. So it is 77/2. आपको चाहिए तो आप इसको डेसिमल में भी ला दो, कोई बात नहीं है। तो ये 154 इससे पहले मैं माइनस करता हूँ तो 041 140 हो जाएगा। 140 माइनस 77/2। इफ यू विश 77/2 डेसिमल में ला दो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो जाता है ना, सॉरी 2 8 जा 16, तो ये 1 बचेगा, पॉइंट इधर डालो तो 5 जा। सो यू गेट दिस एज 140 माइनस 38.5। अब माइनस कर लो 140 माइनस 0.00 38.5। तो ये आपको देगा 3, ये देगा 9, ये 10, तो ये 5.101। सो यू गेट 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ Z। इज दिस क्लियर? तो हाउ मच इज एरिया ऑफ X? एरिया of x is 154. Area of y was 77/2, which is 38.5 centimeter square. Then you have area of z, जो अभी हमने फाइंड किया, वो हमको मिला 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया क्या समझ में? आपको x y z ढूंढना था, बस इतना ही काम था। Is it clear? Everybody is understood? Perfect. Let's go on to this next question. Wow, ये क्वेश्चन में मल्टीपल सब क्वेश्चंस हैं पर है बहुत आसान। क्या दिया है देखो, ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर एक साइड 14 है तो दूसरा भी कितना होने वाला है? 14 होने वाला है। तीसरा भी कितना होने वाला है? 14 होने वाला है। अच्छा, डू यू नो हाउ मच इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री। ये तो अपने को पहले से ही मालूम है, तो अपना थीटा अपने को मिल गया है। अच्छा, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है क्या? यस, द रेडियस इज गिवन एज 7, तो रेडियस भी अपने पास 7 सेंटीमीटर है। तो अपने पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। आई थिंक विद दिस वी कैन जस्ट क्रैक द सम। ओके, सम को खत्म करते हैं, बहुत आसान है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एंड दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये दिया हुआ है। तो अपने को पता है LM इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू LN। कितना है ये तीनों? इट इज 14। ओके, अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले पूछा है तो हम वो भी कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं एंगल L, एंगल M और एंगल N कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, ये भी अपने को पता है। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम है क्या? मालूम है क्या? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो आप √3/4 इंटू साइड इज 14 इंटू 14।
अब आप इसको 2 2 जा 2 7 जा कर लो, 2 7 जा कर लो, तो आपको मिलेगा 49 रूट 3। रूट 3 का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, तो इतना ही रख लो। ये पहला सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, विच वॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब पूछा एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। ओके, इन द सेकेंड पार्ट वी विल हैव टू राइट द रेडियस फॉर सेक्टर। रेडियस दिया हुआ है, आप मुझे बताओ सेक्टर का रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। आप बताओ थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये रहा 60 डिग्री। ओके, तो आप एरिया ऑफ वन सेक्टर निकालोगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल डालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हम करते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आप मुझे बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। मैंने सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 6 में जाएगा, 7 7 इधर कटेगा, 2 3 जा 2 11 जा, सो यू गेट 11 अपॉन 77, 11 7 जा 77 नो, सो 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिला एरिया ऑफ वन सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। अब टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स निकालना है, तो आपके पास एक सेक्टर है, उसको इंटू 3 कर दो। सो इन द थर्ड पार्ट एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स is equals to 3 multiplied by area of one sector, right? So that is 3 multiplied by 77 upon 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, आपको मिला तीनों सेक्टर का एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिलेगा मुझे बताओ? चलो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज वेरी सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, है कि नहीं? सो दिस इज 49 रूट 3 माइनस 77। इज दिस क्लियर? अब रूट 3 का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। रूट 3 का वैल्यू है 1.732। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में वो लोग देते हैं 1.73 करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1.73 को 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी वैल्यू यहाँ पे मिलेगा उसको 77 से अगर आप माइनस कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। कैन एवरीबडी डू दिस ऑन देयर ओन? आपको सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, 77 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, आ जाएगा सबको ये। So this I leave it on you. I hope all of you are clear. It was an interesting and a simple question. Area of equilateral triangle का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर्मूला मालूम होना बहुत जरूरी है। ये दूसरा फॉर्मूला, करेक्ट। इसके बाद एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ये तो हम बना सकते हैं, 1 सेक्टर इंटू 3। ओह, ये क्या हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? एंड फाइनली एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ओके, ये कैलकुलेशन आपको पूरा करना है। ऑलराइट, तो कुछ बात बनेगा। आगे बढ़ते हैं ऑन टू दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये है 7.4 एंड देयर इज अ न्यू फॉर्मूला फॉर दिस। इसमें आपको ढूंढना है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है ये तो सबको पता होना चाहिए। सेगमेंट ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज एक्चुअली एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बट ये निकालने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, विच इज आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है टू फाइंड एरिया ऑफ अ सेगमेंट। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस, ओके। अब हमारे इस क्वेश्चन में ऐसे 3-4 क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया पता है क्योंकि यहाँ पे ना थीटा मिसिंग है। आप देखो यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है ना, थीटा वो मिसिंग है, तो उसको हम ढूंढने का काम करते हैं। ओके, तो कैसे ढूंढेंगे बताऊं, बहुत सिंपल है। आप देखो ये ट्रायंगल ABC, कैन एवरीबॉडी सी दिस? कैन आई से दीज टू साइड्स आर इक्वल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, तो ये एंगल भी 45 होगा कि नहीं होगा?
और अगर ट्रायंगल में दो एंगल मालूम है तो आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा जो हमारा थीटा होगा। इतना आसान सा बात है, समझा? लिख के बताऊं मैं, लिख के बताऊं क्या मैं बोल रहा हूं? पता है मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, मैं बोल रहा हूं दैट ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी। कॉन्ग्रुएंट बोल दो, इक्वल बोल दो, इसका रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इतना तो मानते हो ना कि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, ओके? तो देयरफॉर यू हैव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, तो दोनों 45 डिग्री हो जाएगा एंड दिस विल बी, इसको पहले लिख लेते हैं रीजन, रीजन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सही बात है, ओके? तो देयरफॉर यू गेट बोथ दीज एंगल्स ए बी सी एंड ए सी बी, ये दोनों का मेजर कितना हो जाएगा 45। अब देखो आप ये तीनों एंगल को अगर टोटल करते हो ट्रायंगल के, ठीक है, तीनों एंगल को टोटल करते हो बी ए सी, तो आपको मिलता है कितना बी ए सी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 180। यू नो दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, किया हुआ है ना ये तो पहले, ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसे मत लिखना एग्जाम में, तो ये 45 प्लस 45 प्लस इसको थीटा लिख देता हूं मैं 180, तो ये 90 हो जाएगा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। तो थीटा जो है ना, ये जो हमारा एंगल बी ए सी है, ये मिल जाएगा 90 डिग्री। इधर तक आया समझ में? तो एक बार थीटा मिल गया फिर तो डायरेक्टली आप एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूला में डाल सकते हो। रेडियस कितना दिया हुआ है मुझे बताओ, रेडियस इज AC which is given as how much? It's given as 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अब आपके पास थीटा मालूम है, रेडियस मालूम है, फॉर्मूला में डालें क्या? चलो डालते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला है देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है? अब यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, ठीक है? यू नो व्हाट, यू नो थीटा एंड यू नो द रेडियस, सो लेट मी पुट इट हियर। रेडियस कितना था मैं भूल गया, रेडियस था 7√2, ठीक है? तो रेडियस की जगह मैं लिखूंगा 7√2 द होल स्क्वायर। पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, तो मुझे लगता है 22/7 ही लेना पड़ेगा। सो 22/7, थीटा इज 90 एंड 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2। अब ट्रिग्नोमेट्री आ गया इसके अंदर। साइन 90 का वैल्यू पता है क्या? ये हो जाएगा 49 इंटू 2, ओके? 49 इंटू 2 विच इज 98। हाँ, इधर कुछ कैंसिल होगा, 1 जा 4 जा, करेक्ट? 2 2 जा 2 11 जा, सो यू गेट 11 अपॉन 14 माइनस 1/2। साइन 90 का वैल्यू 1 है, पता है ना सबको, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ये होगा 98, इधर है ना पूरा 14 आ जाएगा। कैसे 14 आएगा? इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ मुझे? 7 7 एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, ऑलराइट? सो व्हाट यू गेट इज 11 माइनस 7, सो दिस इज अ 98 इंटू 11 माइनस 7 कितना होता है बताओ मुझे? 4 होगा अपॉन 14। 14 के टेबल में ये जाएगा, ठीक है? 14 के टेबल में ये जाएगा। हाँ मत जा, तुम बताओ मुझे 14 हाँ मत जा, 14 हाँ मत जा, 7 जा, या 14 इंटू 7, 7 4 जा 28, तो ये 98, तो 7 जा गया, तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेगमेंट। इज द कैलकुलेशन पार्ट क्लियर टू एवरीबडी? पाई का वैल्यू दिया नहीं था तो मैंने 22/7 वैसे ही डाल दिया यहाँ पे, ओके? और फिर मैंने 90, ये 7 जो है ना वो डिनोमिनेटर में आप 360 के साथ लिख सकते हो। फिर आपने इसको पूरा कैंसिल किया, आपने इसको 91 जा 4 जा, फिर 2 2 जा 2 11 जा, तो ये बचा 11/14, 7 2 जा। साइन 90 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1 है तो 1/2। अब ये एलसीएम ले लिया मैंने, ये 14 से 98 कैंसिल कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया ये सब। इज दैट क्लियर? इस सब में खास बात थी टू फाइंड आउट थीटा। इज दैट क्लियर? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी और थीटा निकाल के फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूला में और सॉल्व किया। आई होप दिस इज क्लियर, ओके? आगे बढ़ते हैं टू सम
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट थे इनफैक्ट, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनो इनको। क्या लिखा है? सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू अ ट्यूब। द थिकनेस ऑफ द ट्यूब, द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब इज गिवन। तो चलो इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या थे? आपके पास कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल्स थे। ठीक है, दीज आर प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक बॉल्स। मुझे बताओ प्लास्टिक बॉल के बारे में क्या दिया है? प्लास्टिक बॉल का रेडियस दिया हुआ है, कितना है प्लास्टिक बॉल का रेडियस? 1 सेंटीमीटर। अब इनको पहले पिघलाया, मतलब गर्म किया, पिघलाया, लिक्विड बना, और फिर बना एक सिलेंडर। करेक्ट, एक सिलेंडर बना। अब ये हॉलो सिलेंडर है, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसका थिकनेस दिया है। ठीक है, इसका थिकनेस दिया है, तो थिकनेस कितना है मुझे बताओ? थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, तो ये होता है थिकनेस। Can you see this? This is thickness, which is 2 centimeter. Also, we have the length given. Length is nothing but the height. Length is nothing but the height. कितना है लेंथ बताओ मुझे? How much is the length given? Length is given as 90. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ height 90. ठीक है, सीधा 90 ही लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 90 सेंटीमीटर। Also we have the outer radius as 30. तो ये सेंटर से लेके आउटर रेडियस कैपिटल R इज गिवन एज 30. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो नंबर ऑफ बॉल्स वो अपने को निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, राइट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। यही करना है अपने को। तो इसमें बिगर ऑब्जेक्ट ये हॉलो सिलेंडर है और स्मॉलर ऑब्जेक्ट ये प्लास्टिक बॉल्स है। ओके, तो हम दोनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड करने जा रहे हैं। और ऐसे में डिवाइड के वक्त मैंने बताया था कि आप पूरा सॉल्व मत करना, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके छोड़ देना। जब डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर प्लास्टिक बॉल्स विच इज नथिंग बट अ स्फीयर, रेडियस इज गिवन। कितना है रेडियस आप मुझे बताओ? इज 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल, 1 प्लास्टिक बॉल, क्या फॉर्मूला है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें 4/3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके, पाई नहीं लिखा मैंने, 1 लिख दूं चलेगा ना? आई एम सो सॉरी यार, क्या हो गया? हाँ, तो पाई इंटू 1 क्यूब लिख देता हूं, सेंटीमीटर क्यूब। इधर तक आ गया, 1 क्यूब 1 ही होने वाला है, पता है ना? ये हमने किसके लिए निकाला? दिस इज व्हाट वी हैड डन फॉर प्लास्टिक बॉल। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज वी टेक फॉर हॉलो सिलेंडर। ओके, आप मुझे बताओ हॉलो सिलेंडर में क्या क्या दिया है? आपके पास आउटर रेडियस है, कितना है आउटर रेडियस आप बताओ मुझे? आउटर रेडियस कैपिटल R इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना है? thickness is given as 2 centimeter. Can we get the inner radius? Can we get the inner radius? आप सोचो inner radius क्या होगा? inner radius small r कैसे निकलेगा? inner radius is nothing but outer radius minus the thickness. Okay, so outer radius is 30 minus 2, तो inner radius मिलेगा 28 सेंटीमीटर। आ गया सबको समझ में? अब इसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का? इट इज वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। ये फॉर्मूला नहीं पता तो नोट कर लो, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो अब मैं इस डायग्राम को रब कर दूं, so there is no problem. Okay, so volume of outer sphere minus volume of inner sphere. इधर एक चीज मैंने मिस किया है, that is the height.
तो मैं कहाँ पे फिट करूँ, हाइट नहीं लिखा ना मैंने, तो मुझे हाइट लिखना चाहिए था, तो मैं इधर लास्ट में लिख देता हूँ हाइट, ये इधर ही लिख देते हैं 28 सेंटीमीटर। हाइट h इज गिवन एज कितना था, 30 था ना, नहीं 90 सेंटीमीटर। ओके अभी हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, वॉल्यूम्स निकाल रहे हैं। तो आउटर स्फीयर का वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इनर स्फीयर का होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। एच कैपिटल या स्मॉल कुछ भी ले लो चलेगा, ठीक है। कॉमन क्या निकलेगा वो देख लो बस, पाई और एच कॉमन निकलेगा, ठीक है। मुझे यार ये कैपिटल एच थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं स्मॉल एच कर दूं चलेगा क्या, आप बताओ मुझे, विल दैट बी फाइन, विल दैट बी फाइन, यस आई विल मेक इट स्मॉल एच, क्योंकि एक ही एच है ना, तो क्यों कैपिटल करने का। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, इसमें से पाई एच कॉमन निकालो तो आपको मिलेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, डाल देते हैं 22/7 इंटू 90, कैपिटल आर इज 30 isn't it, so this is 30 square minus 28 square, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 22/7 इंटू 90, आप मुझे बताओ, दिस इज 900 माइनस 28 का स्क्वायर कितना होगा, 28 का स्क्वायर होगा 16 का डबल 32, तो ये 4 होगा, ये 8 होगा और ये 7 होगा, 784, ठीक है। आपको माइनस करना पड़ेगा 900 से, सो 900 माइनस 784 अगर मैं करूं तो इधर 8 बनता है 9, तो ये हो जाएगा 116, राइट। सो दिस गिव्स मी अ 116। आई होप दिस कैलकुलेशन पार्ट इज क्लियर टू एवरीबडी, बहुत आसान है ये। तो 22/7 इंटू 90 इंटू 116 डिवाइड होगा क्या 7 से, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 7 8 जा 46, बिल्कुल डिवाइड होगा ये, 7 1 जा 7, इधर 4 बचेगा 4, तो 7 7 नहीं यार, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 46 नहीं जाएगा, सो यू विल हैव टू जस्ट कीप इट एज इट इज, आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, अरे यार फिर गलती, मैंने पाई वाई का वैल्यू क्यों डाल दिया, पाई को तो कुछ करना ही नहीं था, पाई को पाई ही रखना था, तो इस पाई को हम पाई ही रखेंगे, कैंसिल होने वाला है ना, बस इसको इतना ही रख दो। अब हम लोग डालते हैं हमारा एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चलो क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, वॉल्यूम ऑफ ये इनर स्फीयर, हाँ वॉल्यूम ऑफ, नहीं क्या वॉल्यूम ऑफ कुछ नहीं, नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल्स is equals to volume of hollow sphere divide by volume of one plastic ball, यही होने वाला है। तो चलो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर है पाई इंटू 90 इंटू 116, और वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 4/3 इंटू पाई इंटू 1, तो ये पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 3 इंटू 90 इंटू 116 डिवाइड बाई 4। अब 4 के टेबल में जाता है क्या, 116 जाएगा क्या, 4 2 जा 8 9 10 11 3 4 9 जा, वेरी गुड, 4 2 जा 8 9 10 11, ठीक है, तो 3 इधर बचेगा 9 जा, तो ये 29 हो गया। बस आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, खत्म हो गया। तो ये 270 इंटू 29 जो भी होगा उतने प्लास्टिक बॉल्स को मेल्ट करेंगे तो आपको हॉलो स्फीयर मिलेगा। इज दिस कैलकुलेशन क्लियर टू एवरीबडी? सबसे पहले प्लास्टिक बॉल का वॉल्यूम निकाला, सॉल्व नहीं किया, वैसे ही रखा। फिर हॉलो स्फीयर के लिए हमारे पास आउटर रेडियस था, हमने इनर रेडियस कैलकुलेट किया, हमारे पास थिकनेस था, हमारे पास हाइट था, हमने हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला
सबको आना चाहिए, ठीक है। दिस फॉर्मूला ऑल ऑफ यू शुड नो, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, ये यहां तक, ठीक है। दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट हॉलो स्फीयर। इज दैट क्लियर? इनर रेडियस कैसे निकालते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, so this is how this sum can be completed. सिर्फ multiply कर लो, you get the answer. Okay, let's take the next one. The diameter and length of a roller. Now this is an interesting question. इसमें क्या बोला है कि एक रोलर है जिसका डायमीटर दिया है 120 सेंटीमीटर और जिसका लेंथ दिया है। रोलर तो आपने देखा ही होगा, यू नो, ग्राउंड को रोल करते हैं, पता है, पिच को रोल करते हैं, पिच को, क्रिकेट पिच को रोल करते हैं। ऑलराइट, दिस इज हाउ द रोलर लुक्स लाइक। आपने देखा होगा ना, क्रिकेट पिच को रोल करने के लिए ऐसे रोलर होते हैं। ऑलराइट, तो ये रोलर से क्या किया जा रहा है, रोल कर रहे हैं। रोलर का डायमेंशन दिया हुआ है, कितना डायमेंशन है इसका, डायमीटर दिया हुआ है। ओके, तो मैं पहले लिख देता हूं, फॉर रोलर, रोलर इज सिलिंड्रिकल, राइट, सो फॉर रोलर विच इज नथिंग बट अ सिलेंडर। हाँ, आप मुझे बताओ हाउ मच इज द डायमीटर। Diameter is given as 120 centimeter. So we can get the radius. Radius R अपने को मिलेगा 60 centimeter. Also its length. Length is nothing but the height. ठीक है, रोलर के केस में लेंथ हाइट होगा which is 84 centimeter. Is that clear? लिखा है to level the ground 200 rotations of the roller are required. तो ये रोलर को है ना, ये ग्राउंड है, पिच है, तो आप इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे 200 रोटेशंस करने पड़े। रोटेशंस मतलब समझते हो ना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो आपको समझाने के लिए। सपोज ये एक रोलर है, दिख रहा है रोलर। अब रोलर क्या कर रहा है, पिच को रोल कर रहा है। सपोज दिस इज द पिच एंड द रोलर इज रोलिंग, एग्जैक्टली। सो 200 rotations are required, okay, to level the ground. And we also have the rate which is 10 per square meter. आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, तो एक्सपेंडिचर के लिए पहले अपने को कितना एरिया रोल या लेवल हुआ है वो निकालना पड़ेगा। अब एक चीज आप समझो कि रोलर जब रोल होगा तो उसका कौन सा सरफेस ग्राउंड को प्रेस करेगा, विल कर्व्ड सरफेस और विल इट बी टोटल सरफेस? सोच के बताना। बिल्कुल सही, ये रोलर को जब आप रोल करते हो तो सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस जो है ना वही ग्राउंड को टच हो रहा है, मतलब आपको यहां पर निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। एग्जैक्टली, दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा चीज आपको समझना है कि एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन, वो पहले आपको निकालना पड़ेगा। एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन विल बी सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। क्या बोला मैंने कहा एरिया कवर्ड, मैं यहां लिखता हूं, एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन, इसको नोट कर लेना, इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो आप कर्व्ड सरफेस निकालोगे तो आपको एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन। ऐसे यहाँ पे कितने रोटेशंस हो रहे हैं, 200 रोटेशंस, तो वो निकालना पड़ेगा अपने को और फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी नीड टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच। चलो शुरू करते हैं। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस है 60, हाइट कितना है, हाइट है 84। अब ये 7 इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। सो 12 6 72, 72 इंटू 44, क्योंकि ये 44 हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 7 4 28, you get a 288 here again, तो 16 11 3 1 6 8। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दैट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 12 6 72, एक जीरो भी और आएगा और यहाँ पे 44 है, तो ये अपने को देगा 4 2 8, एक बार चेक करता हूँ, 4 2 8 7 4 28, हाँ। सो दिस गिव्स मी 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया आपको, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर मैंने लिखा एरिया कवर्ड, ओके, इन 1 रोटेशन, एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कितना है वो, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार रोटेट होने से इतना एरिया कवर हो रहा है। तो आप मुझे बताओ 200 टाइम्स जब रोटेशन हो रहा है, 200 टाइम्स जब रोटेशन हो रहा है
तो कितना एरिया कवर होना चाहिए, कितना एरिया कवर होना चाहिए, सोचो कितना एरिया कवर होना चाहिए। 200 टाइम्स रोटेशन होगा तो मल्टीप्लाई बाय 200 करना पड़ेगा, दैट्स करेक्ट। सो एरिया कवर्ड इन 200 rotations is equals to 200 into 31680। चलो इसका डबल करना पड़ेगा ना अपने को, तो 3 0 तो पहले डाल देते हैं, 1 2 3, फिर इसका डबल, ये होगा 16, ये 12 13, ये 3 और ये 6, तो ये आपको मिला सेंटीमीटर स्क्वायर। इज एवरीबडी क्लियर? अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, यह एरिया कवर्ड इन 200 रोटेशन, पर अपने को इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे पता है? यू डिवाइड दिस बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 2 3, ये 3 0 कट हो गया, डेसिमल मूव हो गया, तो 633.6 मीटर स्क्वायर, ये बन गया एरिया कवर्ड। इज दैट क्लियर? नाउ वी नो द रेट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। कितना है रेट बताओ मुझे? रेट इज 10 rupees 10 okay, the rate is rupees 10 square meter. Square meter is same as meter square, therefore expenditure का फॉर्मूला होता है रेट इंटू एरिया। ठीक है, तो रेट है 10 और एरिया है 633.6, डेसिमल एक आगे जाएगा तो एक्सपेंडिचर होगा रुपीज 6,336 टू कवर और प्रेस बाय 200 रोटेशंस। दिस पार्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, वो है ये एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें कुछ चीजें समझनी है कि जब रोड रोलर की बात करेंगे तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज दैट पार्ट इज गोइंग टू प्रेस द ग्राउंड। फिर एक बार जब रोटेट होगा दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर आप देख लो 200 रोटेशंस है, इनटू 200 कर दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट करके हमने रेट से मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेंडिचर मिल गया। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। Perfect. Now we come on to this next question. I know that this is the last sum of the lecture. Okay. और भी कई सारे सम्स हैं, अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है ना तो मेरे प्लेलिस्ट में मैं लेक्चर बाय लेक्चर इसको डालने वाला हूँ। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ईच एंड एवरी सम इज कवर्ड। ओके, आज क्योंकि ये वन शॉट है जस्ट फॉर एग्जाम, मैंने इसको क्रिस्प किया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट सम्स पिक किए हैं। अगर आप हर एक सम देखना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको लेक्चर बाय लेक्चर जैसे डालते जाऊंगा वैसे देखना पड़ेगा, तो पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट मी कंप्लीट विद दिस। क्या लिखा है? इन दिस फिगर सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड, एवरीबडी कैन सी दैट। पी इज द सेंटर, पी ए 8 है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, लेट मी नेम दिस एज क्यू। ओके, और ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये अपने को पता है। ऑलराइट, दिस वी ऑलरेडी नो, दिस वी ऑलरेडी नो। हाँ, तो आई एम सॉरी, या तो इसको मैंने नाम दे दिया Q, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये अपने को पता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अगर आप नोटिस करो शेडेड पोर्शन इज नथिंग बट अ सेगमेंट। शेडेड पोर्शन यहाँ पे क्या है? शेडेड पोर्शन इज अ सेगमेंट। अब सेगमेंट में मैंने बोला एक फॉर्मूला अपने पास डायरेक्टली पता है, पर उस फॉर्मूला को इस सम में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो थीटा है ना यहाँ पर, वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से होते हैं? 0, 30, 45, 60, 90। सो इट विल नॉट गिव यू अ स्टैंडर्ड एंगल, सो फॉर दैट रीजन वो नहीं करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप मुझे बताओ। एक और फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो हमको सेक्टर और ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? क्या कोई जानता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? सबसे आसान फॉर्मूला तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फॉर ट्रायंगल PAB, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में कैन आई से दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा।
तो अपने को मिलेगा ए क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, बराबर ना। पर क्या हमको ए क्यू और ए बी दोनों पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर फाइंडिंग ए क्यू आई एम गोइंग टू टेक ट्रायंगल पी क्यू ए in which angle Q is 90 degree. So I'm going to do Pythagoras theorem. तो आप देखो PA square is equals to PQ square plus AQ square. This will be by Pythagoras theorem. ठीक है, आपके पास PA है 8, आपके पास PQ है 4, आपके पास AQ नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 दे देते हैं। हाँ, तो अब हम निकालते हैं AQ square is equals to 64 minus 16। कितना होता है ये 64 माइनस 16, आप बताओ मुझे। 14 माइनस 6 हम करें, 14 माइनस 6 हम करें, कितना हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। विल इट गिव यू अ परफेक्ट स्क्वायर? विल इट गिव यू अ परफेक्ट स्क्वायर? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, 6 6 12 13 14, ये 8 देगा और ये 48 हो जाएगा, 48। अब 48 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 48 को हम कैसे लिखेंगे बताओ? 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 7 जा। तो अगर मैं रूट निकालूं ना, तो ए क्यू मुझे मिलेगा 2√7। ए क्यू कितना मिलेगा? 2√7। ठीक है, वंस यू गेट ए क्यू, वंस यू हैव ए क्यू, आप क्या करो, आप लिखो यही वाला रिलेशन, दैट ए क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी। तो ए क्यू की जगह आपने लिखा 2√7 इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी। तो अपने को ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आपको मिलेगा 4√7 सेंटीमीटर कुछ है, हाँ 4√7। अब आपके पास बेस मिल गया है, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4√7 और हाइट कितना है 4, तो आप इसको कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा 8√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया मिला अपने को? ये अपने को मिला, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ये गलत कर रहा हूँ मैं, 48 को 4 × 7 जो लिखा है ना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। चलो आप बताओ किस में जाएगा ये? 12 2 16 3 वाओ, 16 3 मुझे कैसे पता चला? पता है, वो √3 का वैल्यू देख के पता चला। तो ये हो जाएगा 4√3। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे 4√3 लिखना चाहिए, 4√3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा? 8√3। अब √3 का वैल्यू है, √3 का वैल्यू है, तो इधर मुझे डालना पड़ेगा फिर से। देखो, दिस गिव्स मी हाफ, ए बी इज 8√3 एंड ए क्यू इज 4। तो ये अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 16√3 मिलेगा। अब √3 का वैल्यू आप डाल दो, कितना दिया है? 1.73। जस्ट कैलकुलेट इट एंड कीप इट। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। इधर तक सबको समझा एरिया ऑफ ट्रायंगल तक की स्टोरी? पक्का समझ में आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल तक की स्टोरी? वंडरफुल। वंस यू अंडरस्टूड एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ जस्ट पे अटेंशन। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो ध्यान से, ये पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल तक पहुंच गए हम लोग। अब अपने को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए अपने को क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर के लिए अपने को चाहिए रेडियस और थीटा, ये दो चीज चाहिए। ठीक है, रेडियस मालूम है क्या? यस, वी नो द रेडियस एज 8। थीटा निकालना है, यही सबसे बड़ा काम होगा। ठीक है, तो अब हम थीटा कैसे निकालेंगे वो देखो। हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली पिछले स्लाइड पे है, सो आई एम रबिंग इट। ओके, थीटा कैसे निकलेगा वो समझते हैं। इधर आप नोटिस करो, इन ट्रायंगल पी क्यू ए, if you can see the numbers, can I say PQ is equal to half of PA? देख लो, PQ कितना है? 4 है, और PA कितना है? 8 है। तो क्या PQ PA का आधा है? If this is true, I can say that angle A, therefore angle A will be 30 degree, and this will be by converse of 30 60 90 triangle theorem.
यस, कैन एवरीबडी कनेक्ट विथ मी? क्या सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई साइड हाइपोटेनस का हाफ है तो वो साइड 30 डिग्री का ऑपोजिट बनेगा। तो इसीलिए एंगल ए, ये देखो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये 4 जो था ये 8 का हाफ है, तो ये एंगल अपने को 30 मिलेगा। अब ये 30, ये 90, तो ये कितना मिलेगा? 60 एज रिमेनिंग एंगल। तो हम ये थीटा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, एंगल पी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल कौन सा वाला, ए पी क्यू इज इक्वल्स टू, इसमें ये एंगल जो है ना पी क्यू है, ये 90 डिग्री है, ये पता होना चाहिए। पी क्यू है 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ए क्यू ये 60 डिग्री मिलेगा रिमेनिंग एंगल। ठीक है। अब सिमिलरली जैसे आपने ये ढूंढा है, सिमिलरली उस तरफ वाला भी एंगल, कौन सा वाला एंगल है वो, बी पी क्यू, ये भी होगा 60 डिग्री। ठीक है। सो ये जो पूरा एंगल है ए पी बी, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी ए पी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू, which is equal to 60 plus 60 and that will be 120 डिग्री। yes, तो आपके पास रेडियस है 8 सेंटीमीटर, सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और थीटा है 120 डिग्री। तो अब आप निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी। करेक्ट। क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा है 120 अपॉन 360 इंटू पाई 22, नहीं यार पाई का वैल्यू दिया है 3.14, 3.14 इंटू रेडियस इज 8 इंटू 8, तो ये 12 वन जा 12 थ्री जा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा भारी है। ठीक है, बट आंसर तो इजीली मिल जाएगा। बस आपको ये कैलकुलेट करना है और पिछले स्लाइड का ये पॉइंट ये कैलकुलेट करना है, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सम तुम्हारा हो जाएगा। ओके, तो करूं मैं कैलकुलेशन? यस, करूं मैं कैलकुलेशन? चलो आप बताओ करके, आप बताओ करके, मैं इसको थोड़ा रीराइट करता हूं। यहाँ पर लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 8, तो ये 3 ज़ा। अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इधर एक आंसर निकालना है। क्या मल्टीप्लाई होएगा, 64 होगा, और ये 314 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिवाइड बाई 3 भी करना पड़ेगा। हो, बहुत बड़ा काम है। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 1 5, 3 4 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 2 8, 6 3 ज़ा 18, तो ये आपको मिलेगा 6 9 10 10 2, तो ये बन गया 20096। तो ये जो 200.96 है, इसको डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 3 से। कर लो, चलो, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू इट। कम ऑन, टेल मी हाउ मच इज द कैलकुलेशन, बताओ मुझे। टेक सम टाइम, कैलकुलेट एंड टेल मी हाउ मच इज द आंसर। यस, ओके। क्या ये आपको 66.986 मिल रहा है? 66.986 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और वैसे ही इससे पहले स्लाइड में ये भी एक कैलकुलेशन था विच वाज 16 इंटू 1.73, 16 इंटू 1.73, ये कितना मिलेगा? वो मिलेगा 27.68, 27.68। अब आपके पास दोनों के दोनों एरियाज हैं। ठीक है, दोनों के दोनों एरियाज हैं। अब आपका काम बहुत आसान है, आपका काम है बस क्या करना, आपका काम है कितना था ये, कितना था ये, 8 ना, 8। ओके, बस आपका काम है इन दोनों को माइनस करना। ठीक है, तो फाइनल स्टेप कर लेते हैं हम लोग। यही फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। दैट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विच इज 66.98 minus area of triangle. How much was the area of triangle here? It was 27.68.
सो इट इज 27.68। बस आप इन दोनों को माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा 66.98 27.68। ये 0 3 16 इधर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 7 7 14 प्लस 15 नहीं 9 मिलेगा, ठीक है, 7 7 14 15 16 करेक्ट, और इधर 5 माइनस 2 3, सो योर आंसर इज 39.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज एवरीबडी क्लियर? क्या आपको समझ में आ गया कैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट डाला विच इज कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90? ठीक है, ये अपने को गिवन से नंबर से समझ में आ जाता है। तो हमने कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डाल के हमने लाया इस एंगल का मेजर 60, ये 60 मिला तो दूसरा भी 60 है, दोनों 60s को ऐड किए तो आपको मिला 120 विच इज नथिंग बट योर थीटा। फिर आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, इससे पहले आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। ट्रायंगल निकालने के लिए आपके पास बेस लेंथ नहीं था, तो बेस लेंथ के लिए हमने क्या किया, वो 9th स्टैंडर्ड का थियरम यूज किया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट। उस फॉर्मूला से हमने क्या किया, कॉर्ड ए बी का लेंथ निकाला, ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, उसके लिए ए क्यूब चाहिए था, ए क्यूब पाइथागोरस थ्योरम से मिला आपको, उसके बाद आपने इसको डबल करके ए बी निकाला, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने बेस लिया ए बी और हाइट लिया ए क्यूब, वैल्यू डाल के हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला। Then we did area of sector for which theta was important, and then we finally applied this formula to find area of segment, which is area of sector minus area of triangle. Okay, is everybody clear with this? So finally, you know, we have come to the end of this one shot video. मुझे वन शॉट करने में बहुत मजा आया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर का मैं वन शॉट करूं ताकि लास्ट मिनट रिवीजन आपके लिए इजी हो जाए। ओके, सो फाइनली इट्स थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ओके, आई ऑलवेज बिलीव दैट माय लर्नर्स आर सीरियस लर्नर्स, तो वो पूरा लेक्चर देखेंगे, ठीक है, सिर्फ देखेंगे ही नहीं, वो अप्रिशिएट भी करेंगे विथ लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स। ओके, अपने फ्रेंड्स को बताइए, इस वन शॉट को जितनी बार चाहे आप देख सकते हो, जब भी आप भूल जाए आप इस वन शॉट को देखना तो सब कुछ कवर हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ओके, एंड डू वेल। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।